हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए सुषमा गुप्ता की एक कहानी मंत्रविद लेकर आई हूँ। सुषमा गुप्ता जी कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। हाल फिलहाल में उनकी एक किताब तुम्हारी पीठ पर गुदा मेरा नाम प्रकाशित हुई है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी मंत्रविद। और मैं उस स्टेशन पर रह गया। मुझे वहां उतरना नहीं था, वो मेरी मंजिल नहीं थी। रात भर अजीब सी बेचैनी से जूझता रहा मैं। बोतल में पानी खत्म हो गया था, गला सूख रहा था। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो सामने पानी का नल नजर आया। मैं बोतल लेकर पानी लेने उतर गया। उस नल में पानी नहीं था। मैं झुंझला उठा। पास में खड़ा एक लड़का बोला, सामने कोने में जो नल दिख रहा है सर जी, उसमें पानी आता है, आप वहां से भर लीजिए। प्यास बहुत तेज लगी थी, इतनी तेज कि छाती में कांटे उगाए थे और गले में रेगिस्तान। मैंने एक बार 100 कदम की दूरी पर धुंधले दिखाई दे रहे नल की तरफ देखा और एक बार 20 कदम की दूरी पर खड़ी अपनी ट्रेन को। फिर तेजी से नल की तरफ बढ़ गया। शुक्र है उस नल में पानी आ रहा था। नल के पीछे खुला मैदान था और खुले मैदान के बाद पहाड़ियां। हल्का उजाला शुरू हो गया था। हल्का उजाला होना शुरू हो गया था। पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। शायद वहां रात को बारिश हो चुकी थी। सब कुछ धुला धुला सा था। सामने के मैदान में एक मोर पूरे पंख खोलकर झूम रहा था। ये नजारा सुखद होना चाहिए था, पर इसने मेरी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ऐसा क्यों हो रहा है ठीक ठीक नहीं कह सकता, पर उसे देखते देखते यूं लगने लगा जैसे मेरी पीठ पर भी पंख उगने शुरू हो गए। मैं पंख फैलाकर अपना विस्तार करना चाहता था, पर पंख खुल नहीं रहे। मैं अजीब जद्दोजहद में था। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मैं ये सब भूल चुका था। कोई तेज आवाज हुई और मोर ने अपने पंख समेट लिए। मैं भी उस कर्कश आवाज के झटके से उस दृश्य के ट्रांस से बाहर आ गया। संभला तो याद आया कि ट्रेन से सूखते गले के लिए पानी लेने उतरा था। मुड़कर देखता हूं तो ट्रेन जा रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जा ही चुकी थी। वो कर्कश आवाज ट्रेन की सीटी की थी। ट्रेन जा चुकी थी और वो भी मेरे सामान समेत। मैं बौखला गया। तेजी से स्टेशन की तरफ भागा। शायद ये एक रिफ्लेक्शन एक्शन था, वरना ट्रेन तो इतनी दूर जा चुकी थी कि भाग के पकड़ने की सोचना भी बेवकूफ़ी थी। मैं पंजों के बल जमीन पर हताश बैठ गया। बुरे में और कितना बुरा होना बाकी है। मेरा कल इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुश्किल से तो मौका मिला था। बार बार कितनी कोशिश करता हूँ चीज़ों को ठीक करने की, पर कोशिशों के कामयाब होने के लिए किस्मत भी तो ज़रूरी है, जो कि शायद मेरे हिस्से में लिखना ईश्वर भूल चुका था। अपनी 10 उंगलियां अपने बालों में उलझाए सिर झुकाए सोच रहा था कि क्या करूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, जैसे मंदिर की घंटियों की कोई पवित्र आवाज, जैसे मरते हुए इंसान को शायद आखिरी समय में जेहन में सुनाई देती हो ईश्वर की आवाज कि चलो आओ ले चलो दूसरी दुनिया में। ऐसी रूहानी आवाज। ट्रेन छूट गई आपकी? मैंने पलट कर देखा। वो आसमानी रंग की साड़ी में थी। सागर की उठती गिरती लहरों जैसे खूबसूरत बाल जो कमर तक जा रहे थे। आंखें बहुत बड़ी नहीं थी, पर सुंदर थी। होठ गुलाब की पंखुड़ियों से नहीं थे, पर गुलाबी थे। चेहरा न गोरा न काला। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर बेहद आकर्षक थी। पहली नजर से साफ दिखाई देता था ईश्वर ने किसी अलग ही जोन में जाकर बनाया है। शायद अपनी उदासी के दिनों में बनाया होगा, क्योंकि सिर से पांव तक वो दिलकश उदासी से भरी बेहद आकर्षक मूर्ति सरीखी लग रही थी। मैं अपने आप में नहीं था। मंत्रमुग्ध हो उसे देखता रहा तो वो असहज होकर दोबारा उसने पूछा, ट्रेन छूट गई आपकी? मैंने सिर झटका और फौरन बोला, जी हाँ, मैं पानी लेने उतरा था। मेरा सारा सामान भी उसी में रह गया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। स्टेशन भी इतना सुनसान है और पता नहीं ये कौन सी जगह है। मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ यहाँ। आप परेशान मत होइए, स्टेशन मास्टर अभी 10 मिनट तक आ जाएंगे। आप उनसे बात कीजिएगा।
ये ट्रेन 2 घंटे बाद अगले स्टेशन पर रुकेगी। वहां आपका सामान उतरवाकर वो रखवा लेंगी। ये छोटी जगह है, हर ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। अगली ट्रेन तो आपको अब कल सुबह ही मिलेगी। कल सुबह? तो क्या यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरती? गुजरती है ना, 5 ट्रेनें और गुजरती हैं, पर रुकती बस यही एक है। तो अब मैं क्या करूं? मेरे लिए कल तक दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक छोटी जगह है, कोई टैक्सी तो मिलेगी नहीं आपको, और दिल्ली के लिए कोई सीधी बस जो समय से पहुंचा दे, वो भी यहाँ मिलना शायद ना हो पाए। बेहतर तो ये होगा कि आप एक दिन यहीं रुक जाइए और कल सुबह की ट्रेन ले लीजिएगा। देखिए वो स्टेशन मास्टर आ रहे हैं, आप पहले उनसे सामान की बात कर लीजिए। मैंने उसको धन्यवाद कहा और तेजी से स्टेशन मास्टर की तरफ बढ़ गया। जैसा कि उसने कहा, सब कुछ वैसा ही था। स्टेशन मास्टर ने कहा 2 घंटे भर बाद जहां ट्रेन रुकेगी वहां मेरा सामान उतरवाकर स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करवा लेंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगली ट्रेन कल सुबह ही मिलेगी। पर मैं क्या करूं? मेरे पास ना पर्स है ना मोबाइल। लेटते हुए दोनों निकालकर मैंने वहीं लैपटॉप बैग में डाल दिया था। मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? मास्टर साहब, यहाँ कहीं रुकने की जगह मिल सकती है? दरअसल मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप यहीं मेरे ऑफिस में कल तक गुजारा कर लीजिए। खाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। दोपहर को घर खाना खाने जाता हूँ, आपके लिए टिफिन बनवा लाऊंगा, दोपहर का भी और रात का भी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और थके हुए कदमों से स्टेशन मास्टर के कमरे से बाहर निकला। हताशा से वहीं बाहर पड़े बेंच पर बैठ गया। बात हो गई आपकी? सिर उठाकर देखा तो वही स्त्री थी। जी हाँ, हो गई। तो अब आप क्या करेंगे? क्या ही कर सकता हूँ। सच्चाई तो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सब ट्रेन में छूट गए तो कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे स्टेशन मास्टर कह रहे थे कि मैं उनके ऑफिस में रुक जाऊं और खाने का इंतजाम वो कर देंगे। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आपको पैसों की भी दिक्कत होगी। आइए, आप मेरे साथ चलिए। यहीं पास में एक पहाड़ी के कोने पर मेरा कॉटेज है। बहुत बड़ा और खास सुविधाजनक तो नहीं है, पर शायद आपके पास कोई और विकल्प भी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं असमंजस में था। कैसे किसी अनजान लड़की पर भरोसा करूं? आए दिन इस तरह की डरावनी लूटपाट की खबरें सुनने में आती हैं, पर मेरे पास तो अब कुछ सामान भी नहीं है और इसको और चाहिए भी क्या होगा। पर ये मेरे लिए क्यों रुकी रही यहाँ? मुझे पशोपेश में देखकर वो बोली, दरअसल मुझे पता था कि आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी, इसलिए इंतजार कर रही थी कि स्टेशन मास्टर से आपकी बात खत्म हो तो आपको पूछूं कि आप चाहें तो मेरे यहाँ रुक सकते हैं। मैंने पलटकर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ देखा, जिसकी खिड़कियों में शीशे तक नहीं थे। वहां कोई बिस्तर भी नहीं था। कल सुबह तक का समय वहां कुर्सी पर पड़े काट देने के विचार से भी मुझे झुरझुरी दौड़ गई। ठंड काफी थी और फिर इस लड़की में ऐसा कुछ तो था जो मुझे खींच रहा था। शायद इसलिए मैं नहीं कह सका। जी, पर आपको परेशानी होगी, उससे कम जितनी आपको यहाँ पर रुकने से होगी, इसलिए ज़्यादा सोचिए मत। चलिए मेरे साथ। इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। मैं उसके साथ चल पड़ा। कोई 1 किलोमीटर चलने के बाद कुछ कॉटेजेस दिखाई देने लगे। वो सब शायद अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए थे, एकदम व्यवस्थित और सब लगभग एक जैसे। वो एक कॉटेज के आगे रुक गई। बाकी कॉटेजेस जैसा ही सफेद रंग का, बहुत सारी खिड़कियों वाला। आसपास बहुत बड़ा लॉन जिसमें दुनिया जहान के फूल खिले हुए थे। कॉटेज वाकई पहाड़ी के कोने पर इस तरह था जैसे कि जरा हिला तो पहाड़ी से नीचे गिर जाएगा। मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे। ये लड़की कौन है? ऐसी छोटी सुनसान जगह पर क्या अकेली रहती है? और अकेली रहती है तो क्यों रहती है? ऐसी कितनी ही बातें मेरे ज़हन में कौंध रही थी। उसने कॉटेज का ताला खोला। बहुत ही सुव्यवस्थित कॉटेज था।
पुराने जमाने का एंटिक फर्नीचर, ऊंची कड़ी डली छतें, हाथ की कढ़ाई से बने हुए सुंदर सोफा कवर, दीवारों पर बड़ी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स। मुझे खुद भी पेंटिंग्स का बहुत शौक है, शायद इसलिए मैं अंदर घुसते ही एक बड़ी सी पेंटिंग्स के आगे थम गया। उसके कोने पर एक नाम लिखा था, सुपर्णा। मैं पलटा और बोला, कितनी देर से हम साथ हैं और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। सुपर्णा, तो ये सब पेंटिंग आपने बनाई है? जी हाँ, यूं ही शौकिया थोड़ा बहुत ब्रश चला लेती हूँ। थोड़ा बहुत? ये कमाल की है। वेल, मेरा नाम दिव्यांश है। अच्छा, आइए आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आप वहाँ फ्रेश हो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। वो जिस कमरे में ले गई वो छोटा था, पर उतना ही सुसज्जित और सुंदर भी। उसने उस कमरे की एक अलमारी खोली और एक कुर्ता पायजामा निकालकर बेड पर रखते हुए कहा, ये पापा के हैं, आपको शायद थोड़े बड़े रहेंगे, पर आप फ्रेश होकर ये डाल लीजिए। अपने कपड़े कल वापस जाते हुए पहन लीजिएगा। उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जाते जाते फिर रुकी और अलमारी से एक स्वेटर और शॉल भी निकालकर बेड पर रख दिया। ये भी पहन लीजिएगा, दोपहर बाद यहाँ ठंड और बढ़ जाएगी। ये कहकर वो चली गई। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर बाईं तरफ बने बाथरूम में कपड़े बदलने चल दिया। पानी बहुत ठंडा था। मैंने बस मुंह हाथ धोए और उसका निकाला कुर्ता पहन लिया। पायजामा ढीला लग रहा था और मेरा मन भी नहीं था उसे पहनने का। इस तरह के कपड़ों में मैं सहज महसूस नहीं करता, सो मैंने अपनी जींस नहीं बदली, बस ऊपर उसका दिया हुआ कुर्ता पहन लिया और उसका दिया हुआ स्वेटर भी। अपनी शर्ट और जैकेट मैंने उतारकर वहीं दरवाजे के पीछे टांग दी। बाहर आया तो बर्तनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उसी तरफ बढ़ गया। वो रसोई में थी। ऐतराज ना हो तो यहीं आ जाऊं? हाँ जी, आइए ना, बातें करते करते चाय भी बन जाएगी। पर आप बड़ी जल्दी फ्रेश हो गए। पानी बहुत ठंडा था, नहाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बस मुंह हाथ धो लिए। अरे सॉरी, पानी का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कुछ देर बाद नहा लीजिएगा, मैं गीजर ऑन किए देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, अब तो शाम को ही देखूंगा नहाने का। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे पापा के स्वेटर पे अच्छे लग रहे हैं आप। शुक्रिया, पर मैंने वो पायजामा नहीं पहना, मैं अपनी जींस में ही ठीक हूँ। जी, जैसी आपकी सुविधा। अच्छा, चाय में चीनी कितनी लेंगे आप? आधा चम्मच। आज फिर भी दिन खुला हुआ है, वरना यहाँ इस मौसम में कई कई दिन तक सूरज के दर्शन नहीं होते। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, पापा आते जाते रहते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, क्या करते हैं आप? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थोड़ी बहुत राइटिंग भी कर लेता हूँ। ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। अच्छा, तो कलाकार हैं आप? कलाकार तो आप भी हैं, हालांकि मैं भी ब्रश में हाथ आजमाने की कोशिश करता रहता हूँ, पर आपकी पेंटिंग्स देखकर तो मुग्ध हो गया। बहुत ही सुंदर हैं। आपको किसी बड़े शहर में इनकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए, हाथों हाथ बिक जाएंगी, और वो भी बहुत अच्छे दाम पर। बिकने बिकाने के लिए मन का होना बहुत जरूरी है। जी, मैं उसके अटपटे जवाब पर अचकचा गया। मैं पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी पेंटिंग्स की ही बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग्स मेरे ही विभिन्न रूप हैं और इनको बाजार में रखना खुद को बेचने जैसा है। मैं जानती हूँ पापा की तरह आपको भी मेरा ऐसा सोचना बचकाना लग रहा होगा। अरे नहीं, कुछ बचकाना नहीं है। अब मन है, मन के अपने 100 ताले होते हैं और 100 झंझावत। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ सकता हूँ। जैसे मैं अपनी लिखी कविताएं दोस्तों के बहुत कहने के बाद भी कहीं छपने नहीं भेज पाता। ऐसा लगता है जैसे मेरी निजी भावनाएं सार्वजनिक हो जाएंगी। खैर छोड़िए, ये बात छोड़िए। ये बताइए, आपको यहाँ सुनसान में अकेले डर नहीं लगता? नहीं, बचपन से यही रहती हूँ तो नहीं लगता डर। पहले मैं और माँ दोनों थे, फिर माँ नहीं रही। पापा का आना जाना लगा रहता है, तो उन्होंने कहा भी कि किसी बड़े शहर में घर ले लेते हैं, इस घर को बेच देते हैं, पर मेरा मन नहीं माना। मुझे सुकून यहीं मिलता है। यहाँ का एकांत मुझे बहुत प्रिय है और मेरे स्वभाव के अनुकूल भी। अच्छा, मुझे अभी बस थोड़ी देर के लिए नीचे कस्बे में जाना है। मैं कई दिनों बाद शहर से लौटी हूँ,
तो घर का ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया है, वही सब लाना है। आप यहीं रुककर आराम करना चाहेंगे या मेरे साथ चलेंगे? यहाँ रुककर क्या करूँगा, आपके साथ ही चलता हूँ। इस बहाने इस जगह जहाँ अनजाने ही रुकना हो गया, इससे वाकिफ भी हो जाऊँगा। ठीक है, फिर आप चाय पी लीजिए, मैं इतने में नहाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। कहकर वो चली गई और मैं चाय का कप लेकर इधर उधर टहलने लगा। सामने टेबल पर बहुत सारी किताबें रखी थी, दस्तोवस्की, चेखव और कामू। मैं हैरान हुआ, ये लड़की इतना पढ़ती है। थोड़ा बहुत राइटिंग कर लेता हूँ तो इसलिए इन नामों को बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता भी हूँ कि इनका काम कितना विलक्षण और गहरा है। इनके काम को पसंद करने वाला भी एक अलग तरह की फितरत का इंसान होगा। उसकी बाहरी खूबसूरती से मैं पहले ही आकर्षित था। उसकी स्टडी टेबल देखकर तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसके बीचों बीच एक पेन अटका हुआ था। मैं जानता हूँ किसी की डायरी पढ़ना बहुत ही बेहुदा बात है, पर मैं रोक नहीं पाया खुद को। वैसे भी मेरा सही गलत सफ़ेद काले का गणित हमेशा से बहुत बर्बाद रहा है। मैंने एक बार पलट कर देखा, 10 कदम उधर की तरफ गया जिस तरफ वो कमरे में गई थी। पानी की आवाज़ आ रही थी, यानी कि अभी वो नहा ही रही है। मैंने आकर डायरी उठा ली। जहाँ पर एक पेन लगा हुआ था वहाँ लिखा था, खुद को भूलने के बाद मैंने अपना एक परिचय बनाया। उस परिचय में जितने भी विशेषण जुड़े गए वो सब परिष्कृत समाज के बाजार में इतने महंगे थे कि उनकी कीमत कहीं खून देकर चुकाई तो कहीं स्त्रीत्व। खून देते हुए खून के कितने थक्के मेरे कपड़ों पर चिपक गए जिन्हें मैंने जेवा से चाट कर साफ किया। मांद के अंदर अंधेरा है, अंधेरा सारे दाग छिपा लेता है। मैंने इसलिए भी उनको साफ करने के बारे में कभी नहीं सोचा। एक बार नींद बेहोशी में मैं खुद के भी अंदर घूम आई थी। वहां सचमुच गहरा अंधेरा है। मेरी बाहों के फैलाव का संदेश मिलते ही चमगादड़ के पंख सरीखी कोहनियों तक फैल जाती है। लिजलिजी चिपकन का रहस्य वहीं से उगता है। मैं उस रहस्य को पलकों से चुनकर नाभि में खोस लेती हूँ। देर रात जब सन्नाटे की सीटी बजती है तो वो रहस्य नाभि में गोल गोल नाचता है। कभी कभी वो नृत्य इतनी मादक विभत्सा लिए होता है कि चक्रवात बन मेरी पीठ पर चढ़ जाता है। मैं लंबे बालों से ढक लेती हूँ पीठ। मैं बाजार के शीशे में जड़ी हूँ। मैं विंडो शॉपिंग के लिए रोज सुबह उपलब्ध हूँ। मेरा परिचय क्या था? मैं ये सब पढ़कर बेहद हैरान रह गया। ठीक से समझ नहीं पाया कि इन सब बातों का क्या मतलब है। क्या वो प्रोस्टिट्यूट है या कोई कहानी लिख रही है? बात जो लिखी थी वो इतनी गहरी, इतनी कटीली थी कि मेरे ज़हन में और मन में खलबली मच गई। आखिर ये लड़की कौन है? कहीं कोई देह के काम से तो जुड़ी हुई नहीं, पर इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी लड़की इस काम में क्यों होगी? फिर मैंने अपने इस विचार पर खुद ही हंस दिया कि कोई किसी भी काम पर हो सकता है। सुंदर लोगों के लिए तो ये पेशा और भी मुफीद है, पर उसकी किताबें, मुझे ये सब बेहद कंफ्यूज कर रहा था। क्या देख रहे हैं आप? मैं हड़बड़ा कर पलटा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। शुक्र है मैं डायरी वापस रख चुका था। कुछ संभला तो बोला, आपकी किताबों का कलेक्शन भी शानदार है। आप हैं क्या? इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, ऐसी कमाल शानदार किताबें, इतना सुंदर घर, आपका टेस्ट कमाल का है। उसने अपने गीले बाल एक तरफ किए और जरा भी बिना मुस्कुराए एक बार डायरी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, जैसे वो समझ रही है कि मैं उसे पढ़ रहा था। मैं नाश्ता लगाती हूँ, उसके बाद चलते हैं। जी ठीक है, मैंने राहत की सांस ली। जब तक उसने नाश्ता लगाया मैं खिड़की पर खड़ा पहाड़ियों और आसमान को देखता रहा। ऑमलेट की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने आवाज दी, आप एक खा लेते हैं ना? आप बनाने के बाद पूछ रही हैं? मैंने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसी। दरअसल खुद को वेजिटेरियन कहने वाले भी अंडे तो खा ही लेते हैं, पर फिर अचानक ध्यान आया कि आप कहीं सच में प्योर वेजिटेरियन ना हो। नहीं, मैं एक क्या, मांस मछली सब खा लेता हूँ। वो कुछ नहीं बोली। नाश्ते की टेबल पर हमारी कोई बात नहीं हुई। ना उसने कुछ कहा ना मैंने। नाश्ते के बाद वो बर्तन समेट कर उठती हुई बोली, आप चलिए बाहर, मैं घर लॉक करके आती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया।
4 सीढ़ी उतरकर मैं उसके लॉन में खड़ा फूल देख रहा था जब वो आई। आइए चलें। पहाड़ों पर छोटी दूरी के लिए कोई कन्वेंस नहीं होती। मेरे पास गाड़ी या कोई वाहन भी नहीं है। मैं नीचे कस्बे तक पैदल ही जाती हूँ। तकरीबन 6 किलोमीटर आना जाना हो जाएगा। मैं पूछना भूल गई, आप इतना चलना मैनेज कर लेंगे ना? पहाड़ों में नीचे उतरना आसान रहता है, पर ऊपर चढ़ाई करते हुए वापस लौटने में आपको दिक्कत होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं अक्सर पहाड़ों में ट्रैकिंग पर जाता रहता हूँ, इसलिए कंफर्टेबल हूँ। बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह पहाड़ों में पैदल चलना। चलिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, वरना मैं कहने लगी थी कि आप घर पर ही रुक जाइए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम टहलते हुए साथ साथ चलने लगे। मैं पूछना नहीं चाहता था, फिर भी पूछ बैठा, क्या करती हैं आप? मेरा मतलब है, आपको देखकर लगता है कॉलेज तो कब का पूरा हो चुका होगा। क्या कहीं पढ़ाती हैं या कोई जॉब वगैरह? हाँ, जॉब कह सकते हैं आप, पर बंधी हुई नहीं है। कुछ रेगुलर नहीं है, कभी काम होता है कभी नहीं होता। उसने साफ जवाब नहीं दिया। मैं और सोच में पड़ गया। ऐसा क्या काम है आपका? काम, सब काम होते हैं, काम के बारे में क्या ही बात करनी। अच्छा, ये पहाड़ी देख रहे हैं सामने? जैसा कि हर जगह पर एक सुसाइड पॉइंट होता है, यहाँ से बहुत से प्रेमी कूद कर मर चुके हैं। ये कहते हुए वो जोर से हंस पड़ी। मैं समझ गया कि वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने भी और कुरेदने का इरादा छोड़ दिया। वैसे भी मुझे वहाँ न तो बसना था, ना ही वो मेरी कोई प्रेमिका थी, ना ही मैं उसका कोई प्रेमी, और ना ही उसका प्रेम का बनने का कोई चांस था। इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, क्या ही पूछना। पर इतना अंदाजा तो था मुझे कि वो कुछ तो ढक रही है। आपने कभी किसी से प्यार किया है? मैं उसके इस सवाल पर चौंका। ये काफी निजी सवाल नहीं है तो, पर आप जवाब ना देना चाहे तो बेशक मत दीजिए। कोई मुझसे इस तरह निजी सवाल पूछता है तो मैं खींच उठता हूँ, पर जाने क्यों उसका पूछना बुरा नहीं लगा। मैं स्कूल में था, 10वीं में। तब उस लड़की को पहली बार देखा था। बहुत सालों तक मैं उसके लिए इतना आकर्षित रहा, एक तरफा प्यार में पागल, पर उसको कभी कह नहीं पाया। आज भी मैं उस लड़की को सबसे ज्यादा याद करता हूँ, जो जानती भी नहीं कि मैं उसके प्यार में किस तरह पगलाया घूमता रहा सालों तक। कहाँ है वो लड़की? पता नहीं, दुनिया की भीड़ में एक दिन खो गई। बहुत ढूंढा मैंने, पर मिल नहीं पाई। उसके बाद से लड़कियां आती जाती रही, पर जीवन में ऐसा प्यार मुझे कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ। वो चुपचाप चलती रही, बिना कुछ बोली। आप कहिए, आप तो शायद अभी भी किसी से प्यार करती हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? पता नहीं क्यों लगा, बस लगा आपकी पलकों में नमी अभी बाकी है। मेरा अंदाजा ही है, जो गलत भी हो सकता है। मैंने दार्शनिकता का स्वांग भरते हुए अंधेरे में तीर फेंका, ताकि उसके बारे में कुछ और जान सकूं। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं वाकई प्यार में हूं, और वो भी बहुत गहरे। कौन है वो लकी इंसान? एक तीव्र ईर्ष्या मेरे अंदर आई, जाने क्यों। वो हंसते हुए बोली, अच्छा, आपको लगता है कि मैं जिससे प्यार करूंगी वो लकी होगा? यकीनन। इतनी खूबसूरत लड़की, जो इतनी पढ़ी लिखी, गुणों की खान हो, वो जिसको भी चाहेगी खुशकिस्मत ही होगा। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता देव साहब। मुझ में जो खूबियां दिखती हैं, उससे परे बहुत सारी कमियां भी तो हो सकती हैं। जैसे कि एक अजीब तरीके का पागलपन, जैसे कि अजीब अजीब से ख्वाब आना, जैसे कि एक काल्पनिक दुनिया बनाकर उसमें खो जाना, और इतना खो जाना कि वापस आने के लिए रास्ता भी ना मिले, और फिर पागलपन की हद तक खुद को दुनिया में लुटा देना। ऐसे मैं लगातार करती रहती हूँ, इसलिए मेरा साथ निभाना असंभव ही है। फिर तो आप बिल्कुल मेरे जैसी ही हैं, और वैसे भी मुझे लगता है जो आपके साथ ना निभा सके वो निहायत बेवकूफ़ होगा या बहुत बदकिस्मत। मैंने फ्लर्टिंग टोन में उसको देखते हुए कहा। वो खिलखिला दी। मैंने ये पंक्ति बहुत बार सुनी है, छोड़कर जाने वाला अक्सर इसी तरह की बातें करता है, पर आप क्यों कर रहे हैं? हम तो शांति नहीं। मैं उसकी इस बात पर चौंका। ये उसने कितना सही कहा था। अपने हर रिश्ते से उकताकर जब मैंने जाना चाहा, तब हमेशा यही कहा कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो।
अपनी कमियों को बार बार हाईलाइट किया, सामने वाले को ये यकीन दिलाने के लिए कि मुझे छोड़ देने में उसकी भलाई है, जबकि सच्चाई ये होती थी कि मैं खुद ही घुटन महसूस कर रहा होता था। पर अपने दिल को ग्लानि से बचाने के लिए सामने वाले को महानता की सीढ़ी पर चढ़ाने पर तुल जाता था। मुझे सोच में गुम देखकर उसने कहा, अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, आप ये बताइए, ईश्वर में विश्वास रखते हैं? मेरे लिए प्रेम और ईश्वर बंद आंखों से एक तयशुदा दूरी पर खड़े होकर मिट्टी के गड्ढे में कंचा लुढ़काने की कवायद मात्र है। कभी तुक्का लग जाता है और कभी नहीं। ये क्या बात हुई? यही कि ऐसे तो मैं नास्तिक नहीं हूं, पर मेरी कोई आस्था भी नहीं है। अजीब हैं आप। कितना अजीब? आप जितना। हम दोनों फिर हंस दिए। अच्छा आप जरा रुकिए यहाँ पर, मैं एक बार मंदिर में दर्शन कराऊं? वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ गया। गुलाबी पैर जिनमें उसने फिरोजी मोतियों की झालर वाली पायल पहनी थी। वो फिरोजी मोती उसकी एड़ियों से टकराते हुए नीले कमल लगे मुझे। मेरे मुंह से निकला फिरोजा। इतने खूबसूरत पैर और उस पर इतनी दिलकश पायल। उफ! मैं उसके मोह पाश में बंधता जा रहा था। वो लौटी तो जाने क्यों मुझे पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपका नाम फिरोजा होना चाहिए था। ऐसा क्यों? बस यूं ही। बताइए ना। अच्छा यहाँ पहाड़ों में तो कभी भी बारिश हो जाती होगी ना? हाँ, कभी भी। मैंने बात बदल दी और फिर यूं ही इधर उधर की बातें करते करते हम कस्बे के बाजार तक पहुंच गए। वो सब्जियां फल खरीदने लगी और मैं दुकान पर रखे अखबार के पन्ने पलटने लगा। जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने पूछा, आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए। नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे की फिक्र मत कीजिए, जो चाहिए ले लीजिए। मैं कुछ ना बोला। वो फिर बोली, पैसे आप मुझे बाद में भिजवा दीजिएगा। इतना क्या सोच रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर वापस चलें? हाँ। वापसी के सफर में भी हम जाने कितने लेखकों की, रंगमंच की, फिल्मों की बातें करते आए, जैसे एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर हो, जैसे किसी पजल में गुम हो चुके दो हिस्से जो अचानक मिले और आपस में बिल्कुल फिट हो गए। कभी मैं कोई फिल्मी डायलॉग बोलता तो वो उसका अगला लाइन बोल देती, कभी वो किसी किताब की कोई पंक्ति बोलती। खुशकिस्मती से मुझे भी उसके आगे का कुछ याद रहता। घर तक आते आते हमने जाने कितनी बार एक दूसरे को कह दिया कि हम दोनों कितने एक जैसे हैं। घर लौटकर उसकी रसोई में हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। खाने के टेबल पर खाना खत्म होते ही अचानक वो बोली कि उसे कहीं जाना है, आते आते रात हो जाएगी। मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो एकदम हड़बड़ी में उठी। मैं अवाक रह गया। जाते जाते वो दरवाजे तक जाकर रुकी और बोली, आप चाहे तो कुछ देर सो लीजिएगा, और चली गई। मैं कुछ देर स्तब्ध सा बैठा रहा, फिर उठकर उसकी किताबों के पन्ने पलटने लगा। डायरी अब कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद जाकर बिस्तर पर लेटा तो थकान महसूस होने लगी। कब सोया पता नहीं चला। नींद खुली तो खिड़की के बाहर अंधेरा था। कुछ देर यूं ही बैठा रहा कि ख्वाब में भी वही थी और ख्वाब में उसके साथ जी हुई नजदीकियां ज़हन पर हावी थी। रसोई से बर्तनों की और उसके गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर उसी तरफ गया। कब लौटी आप? मुझे तो बहुत देर हो गई, पर आप खूब सोए। गहरी नींद में थे इसलिए मैंने उठाया भी नहीं। उसने बालों का ऊपर जूड़ा बना रखा था। उसकी गर्दन पर उभरे तिल को देखते हुए मैं शायद तभी देखे जवाब ख्वाब के वशीभूत होकर उसके बहुत नजदीक जाकर खड़ा हुआ। इतना नजदीक कि वो एकदम से सकपका गई। पलटकर उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में गहरी विस्तीर्णा कौन थी। शायद उसने पहचान लिया था मेरी आंखों में उसके देह के लिए आकर्षण। उसने मुझे झटके से पीछे हटाया। मेरी कोहनी स्लैब पर रखी केतली पर लगी और वो नीचे गिर गई। चारों तरफ पानी बिखर गया। पानी पर पैर पड़ते ही लड़खड़ा गया मैं। मेरा सिर किसी चीज से टकराया। ठक। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद चेतना लौटी। आंखें खोलता हूं तो मैं तो ट्रेन में हूं, अपनी बर्थ पर। सिर में हल्का दर्द है, जैसे किसी चीज से टकराया हूं। मैं आंखें फाड़कर चारों तरफ देखता हूं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो ट्रेन छूट गई थी। मैं तो सुपर्णा के घर पर था। नीचे खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर अंधेरा था। ट्रेन कहीं रुकी थी। सिर में फिर हल्की चमक उठी।
शायद ट्रेन झटके से रुकी हो और उसी झटके की वजह से मेरा सिर ऊपर लोहे से बने डंडे से टकराया हो। तभी मेरी नजर नीचे की बर्थ पर सोई हुई लड़की पर गई। वो सिर तक चादर ओढ़कर सोई थी, पर उसके पैरों से चादर हटी हुई थी। उसके पैरों में वही पायल थी जो सुपर्णा के पैरों में थी, फिरोजी झालर वाली पायल। मैं बुरी तरह असमंजस में पड़ गया। क्या मैं किसी ख्वाब में था? क्या सोने से पहले इस लड़की के पैरों को देखा था? क्या ये लड़की जो सोई हुई है यही मेरे ख्वाबों में आई? पर मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। कब आई होगी? कब नीचे की बर्थ पर आकर सोई? मुझे तो पता भी नहीं। उफ, सिर की नसें फटने को थी, गले में कांटे उगाए। पानी पीने के लिए ढूंढता हूं तो पानी बोतल में खत्म हो चुका है। मैं झुंझलाते हुए ऊपर की सीट से नीचे उतरा। अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे पर जाकर देखा, सामने ही पानी का नल था। जाने कौन सा स्टेशन था। सुबह के 5 बजने को थे। अब हल्का हल्का उजाला होने लगा था। मैं किसी सम्मोहन से संचालित हो जैसे ही नीचे उतरा, नल की तरफ बढ़ गया। मैं लगातार खुद से बातें करता जा रहा था। ऐसा कैसे संभव है? क्या मैं सपने में था? पर इतना डिटेल सपना? खुद ही से सवाल, खुद ही से जवाब। कब पानी भरकर बोतल से नीचे गिरने लगा, इस पर मेरा ध्यान भी नहीं गया। ध्यान गया तो एक कर्कश आवाज पर। पलट कर देखा तो ट्रेन मेरी आंखों के सामने से जा रही थी। मैंने भागकर पकड़ने की कोशिश की, पर व्यर्थ। ट्रेन छूट गई। मैं आंखें फाड़े उसे जाते हुए देख रहा हूँ। मेरी हैरत बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पीछे से एक आवाज आई, ट्रेन छूट गई आपकी? मैं एकदम पलटा। सामने वही थी, फिरोजा। थैंक यू सो मच।